बरकरार करके और स्वयं जो कुछ भी उनके पास है उसके तहत में अपनी क्षमता के हिसाब से क्षमता से आगे बढ़ करके और आज बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो मुखिया है, हम सबकी नेता हैं बहन मायावती जी, उनकी बातों को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम तो कर ही रहे हैं। और जो भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी, जो गलत बातें लोग अपना उड़ाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, उसको आप लोग सही माने में, हम लोग तो जब मंच पे होते हैं, पार्लियामेंट में हुए, राज्यसभा में बोलने का मौका मिला, मीडिया के सामने मौका मिला, तब ये बात कह पाते हैं। पर आप तो दिन भर बैठे करते रहते हैं, आप तो हम लोगों से बहुत आगे हैं। हम लोग तो कभी कभी उस बात को करने का मौका ही नहीं मिलता। जब मौका मिलता है तो हम लोग करते हैं, लेकिन आपके पास तो वो ताकत आपने खुद अपनी बनाई। आज बहुत अच्छा लगा देख करके इतने नौजवान साथी, हमारे यंग साथी और हमारी बेटियों से भी छोटी उम्र की हमारी जो यहाँ महिलाएं हैं, तो उनको देख करके कि किस जुनून के साथ में आप लोग इस काम को कर रहे हैं और लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और एक ही उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, ये देख करके मुझे आज बहुत, और मैं जरूर यहाँ कल सुबह ही मुझे वापस जाना, आज मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया था और सुबह जा करके पहला काम जो हमारा होगा जब हम कल बहन मायावती जी से मिलेंगे, तो आप सब लोगों की जो बातें हैं, आपने जो अपनी बात रखी है, उसको उनको शब्द बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इस मिशन को बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी तो है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और मिशनरी काम के लिए सब लोग लगे हुए हैं। तो उस मिशन में खाली वही लोग नहीं लगे हैं जो लोग की पार्टी का कोई पद लिए हुए हैं या पार्टी के साथ में घूम रहे हैं। मिशन में तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और खास तौर से आजकल के युग में, आजकल जो मीडिया के माध्यम से, जो आज सोशल मीडिया खास तौर से, तो ये तो सबसे बड़ा अस्त्र है जो हम लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जब देखिए तब जो ये बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारी नेशनल पार्टी है, हमारी भी नेशनल राजनीतिक पार्टी है, जो 6 नेशनल राजनीतिक पार्टी उनमें से बहुजन समाज पार्टी की है। गर्व होता है ये कहते हुए भी और सोचते हुए भी, लेकिन जो बाकी राजनीतिक पार्टियों उनमें हमें एक बड़ा भारी फर्क है। फर्क ये है कि वो तो उद्योगपतियों को पकड़ लेते हैं, उद्योगपति उनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो अरबों, लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए उनकी जेब में डाल देते हैं। उसके बाद वो अपना उनका बाजा उठाते हैं। और मीडिया में खास तौर से आपने देखा, जितना भी मीडिया है किसी न किसी उद्योगपति के हाथ में, सारा मीडिया ज्यादातर उद्योगपतियों के हाथ में हो गया। तो वो उनकी भी तो मजबूरी है, उन्होंने पैसा दिया है पार्टी को, उन पार्टियों को, तो पैसा जब दिया है तो वो अपना काम भी कराते हैं। और ये हमारी पार्टी की नेता जो बहन मायावती जी हैं, अपने हर भाषण में हमेशा कहती हैं, वो ये कहती है कि पैसा तो उनको देने के लिए बहुत से सभी लोग, पूरे देश के उद्योगपति, हम तो जानते हैं किस तरीके से लोग आगे पीछे घूमते कि आप हमसे, हम ये करना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य क्या है? छिपा हुआ उद्देश्य तो यही होता है कि जब हम पैसा देंगे तो हम पैसा खाली मुफ्त में तो नहीं देंगे, फिर तो हम पैसे के साथ में इशारा भी भेजेंगे और इशारा यही होगा कि आप हमारे हिसाब से काम करिए, हमारे हिसाब से जब आप पावर में आइए तो हमारी तरह से, हमारे कहने से कानून बनाइए और हमारे हिसाब से राजनीति करिए। इसी पे कॉम्प्रोमाइज कभी बहन मायावती जी ने नहीं। उन्होंने इस चीज के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज किया होता तो मैं तो चश्मदीद गवाह हूं कि वो अपनी सत्ता छोड़ती नहीं। उन्होंने जब सत्ता छोड़ी थी 2003 में, तो हम तो साथ में थे, तो महाधिवक्ता थे उस समय उत्तर प्रदेश में और मौजूद थे, वहां पर भी मौजूद थे जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, जब उनको ये कहा गया कि आप हमारे हिसाब से करिए। उनका ये तो हम नहीं कर सकते, हम अपने मिशन को नहीं छोड़ सकते, हम अपने समाज को नहीं छोड़ सकते, हम उन गरीबों, वंचितों, शोषितों जिनके लिए हमने पूरा जीवन अपना कुर्बान कर दिया है, उनको पीछे छोड़ करके और उसके बाद हम आपके इशारे पे नहीं चल सकते। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए हम गठबंधन कर लेते हैं।
आप गठबंधन कर लिया, आप 19 सीटों पे लड़ ली, 15 सीटें पहले बोले, फिर बोले 19 सीटों पे लड़ लीजिए, बाकी में हम लड़ लेंगे पार्लियामेंट की। बहन माती जी ने कहा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती, गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं आपके साथ गठबंधन करूं। उनका आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप हमारे हिसाब से आप नहीं चलती। आपका हर काम जो होता है वो जो आपकी सोच के हिसाब से, जो आप सोचती हैं उसी हिसाब से होता है, इसलिए हमको दिक्कत रहती है। तो आप या तो हमारे साथ में गठबंधन करिए, या तो हमारी बातों मानिए, या हमारे इशारे पे चलिए, और नहीं तो जब वर्ड उन्होंने सुना, मैं तो वही 4-5 लोग थे, उनके नाम नहीं हुआ, मैं मौजूद था, नहीं तो मैं तो फिर बहन मायावती जी से कोई इस तरह की बात नहीं तो करके कोशिश करे, तो वो शायद यही सबसे बड़ी गलती भूल जाएगा कि किससे बात कर रहा है। तो उनके सामने इस तरह के शब्द कोई जिसमें हल्की सी भी धमकी नजर आ रही हो, तो वो तो बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं तो क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए बहुत से मामले हैं, काश कॉरिडोर है और ये है वो है, और फिर वो आप जानती हैं, फिर वो CBI बनाना था। तो इतना कहना था कि वो वहां से उठी, उन्होंने कहा कि उसका चल दी मीटिंग से, उसके बाद उन्होंने जा करके अपनी सत्ता, अपनी गद्दी को 1 सेकंड नहीं दिया और छोड़ने का। उनका आप मैं खुद ही गद्दी छोड़ दूंगी। बोले आप नहीं समझते, आप छोड़ने की बात कर रही हैं, हम मुलायम सिंह को जो है सत्ता में बैठा देंगे। उन्होंने कहा मुलायम सिंह को बैठा दीजिए या उनके भी किसी और को लाके बैठा दीजिए, लेकिन हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते। और उन्होंने जा करके, आप सब लोगों को मालूम है कि सितंबर के महीने में उन्होंने इस्तीफा दिया और गद्दी छोड़ने का काम। उसके बाद क्या हुआ वो भी आप लोगों को सब अच्छी तरीके से मालूम। वो लोग, उन्होंने जो धमकी दी थी वो कोई धमकी तो नहीं थी, ये उनको भी मालूम था, हम लोगों को मालूम था, बहन मायावती जी को मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम दबाव की राजनीति में नहीं आ सकते, जानते हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके बाद ये भी आप लोगों को मालूम है कि खाली उनके घर में ही नहीं, पूरे 9 जगह, पूरे नातेदार रिश्तेदारों सबके यहाँ, और लखनऊ के घर में, दिल्ली के घर में, हर जगह एक साथ CBI की रेड करी थी उन्होंने। और CBI की रेड करने के बाद कोशिश की, हम तो वहीं मौजूद थे, हम तो सामने सामने खड़े थे। तो जब दिल्ली में यहाँ पर रेड की, तो उन्होंने कहा कि बाहर निकल के पूछा अपने, वो लोग पूरा एक एक चीज, मतलब इस तरह की कि हम तो थे इससे मालूम, यहाँ तक कि जाके कूड़ेदान को भी ढूंढने का काम करो, शायद इसमें कुछ मिल जाए। जब उनको पूरे एक दूसरे से बात करते करते थक गए देखने के बाद, और सबसे पूछे कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मिला, तो जब हर जगह ये आया कि कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ ऐसी चीज नहीं है, तो क्या करें? तो आपस में फिर कंसल्टेशन होने लगा कि ये तो बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी हम लोगों की, पूरे देश में आएगा कि आपने उनके यहाँ 10-10 जगह रेड कर दी, और किस लिए करी अगर कुछ नहीं था तो। तब एक व्यक्ति ने, जो हुमायूं रोड में, 11 हुमायूं रोड में, जहाँ मानवर काशीराम जी उस समय हॉस्पिटल में थे और बत्रा हॉस्पिटल में थे, उनके उस समय बहुत गंभीर हालत में थे, तबीयत ठीक नहीं थी और ऑक्सीजन पे थे, चढ़ रही थी उनकी, तो लेकिन ग्लूकोज चढ़ रहा था। तो उस समय उन्होंने कहा कि आपस बात की, बोले 11 हुमायूं रोड में जो दराज है उनके ऑफिस की, उसमें से कुछ मिला है, तो वो कहिए तो इसका इस्तेमाल कर लें लिखने दिखाने के लिए। उनका क्या मिला बताइए भाई? तो उन्होंने कहा इसमें 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, एक लिफाफे में लपटे हुए हैं, उसमें जो एक बिल साथ में लगा हुआ है। किस चीज का बिल है? तो उनका बत्रा हॉस्पिटल का कितने का बिल है? 5 लाख। वो पेमेंट 5 लाख का बैंक से निकाल करके उस दिन बिल के साथ में रखा था, उसको दोपहर के बाद में बत्रा हॉस्पिटल में जाके जमा करना था, और जमा करना था क्योंकि वो उनके जो इलाज चल रहा था उसका पैसा था। तो जब ये बात रही तो उन्होंने कहा, फिर 10 मिनट तक आपस में बातचीत होती रही। फिर बड़े जो उनके ऊपर के अधिकारी जो भी हो, उन्होंने कहा नहीं आप वो रुपया उठा लीजिए, कुछ तो कहने के लिए रहेगा मीडिया के सामने कि देखिए 5 लाख रुपए मिले हमको। तो लेकिन बहन मायावती जी का लिखो, यहाँ लिखो कि रुपए कहां से मिले, और लिखो ये भी लिखो कि रसीद लपटी में तुमको मिली, और ये किस चीज के लिए रुपया था लिखो, और फिर ले जाओ तुम रुपए से, और ले गए। उसके बाद फिर आप लोगों को ये भी मालूम है कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं कितने मुकदमे, पूरे परिवार को घेरा, सबको जिनसे कोई मतलब नहीं उनके ऊपर भी मुकदमे, भाई भतीजे बहन सबको 110 मुकदमे दाखिल हुए। 110, आप लोगों को तो पता ही नहीं किसी को।
110 मुकदमे उनके ऊपर हुए। और कहां से, इनकम टैक्स से लेकर के जितने भी डिपार्टमेंट और हो सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी कोशिश की कि हमको हम कैसे घेरें, क्या करें, कैसे कर लें। लेकिन ऊपर वाले की भी कृपा थी हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर खास तौर से, कि वो 110 के 10 मुकदमे हम ही लड़ रहे थे उनकी तरफ से, और 110 में से 110 मुकदमों में उनको जीत मिली, और एक नया पैसा का भी उनके ऊपर आज के रोज और उस समय से लेकर आज तक एक नया पैसे का भी उनके ऊपर इल्जाम इस बात का कहीं रिकॉर्ड में नहीं है कि ये उनके पास गलत पैसा था। 110 केसेस। जिस तरह से उन्होंने PIL 101 करी थी और गिनीज बुक में पहुंचाया था हम लोगों के खिलाफ 5 साल में, जितने चाहे तो माननीय डॉक्टर काशीनाथ जी का स्मारक हो, डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक हो, गौतम बुद्ध पार्क हो, यहाँ का स्मारक हो, रमाबाई अम्बेडकर मैदान हो, हर चीज के लिए PIL होती थी। 101 PIL हम लोगों ने, 101 PIL हमने झेली। तो लेकिन सब में हम लोग सक्सेसफुल हुए, और सारे आपने देखे स्मारक, आप लोग खुद देख चुके होंगे, रोक नहीं पाए वो, आज सबके सब बन करके खड़े हुए तैयार है। बहन मायावती जी उस संघर्ष से निकली। जो संघर्ष उन्होंने पहले किया वो अलग है, और जिस समय उन्होंने बैंक से ये पैसा 5 लाख रुपए जो उनके पास था उठा के ले गए, तो बैंक सीज किया था, बैंक के सारे अकाउंट सीज कर दिए, जबकि उनको ये मालूम था कि बैंकों में जो रुपया था वो तो बैंक में रिकॉर्ड में, और उनकी सैलरी, उनका उसका वो पैसा, एक एक पैसे का हिसाब। वही तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आखिर में, जो आखिरी मुकदमा आपने वहां से पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये कैसी FIR थी, किस तरह की FIR थी, ये किस लिए की गई, जब एक एक चीज बिल्कुल सामने, अक्षर पैसा एक एक सामने लिखा हुआ है, और उसमें आपने इतने मुकदमे कर दिए। लेकिन कर दिए क्योंकि हमको परेशान करना था, तंग करना था। वो तो सोचते थे इसके बाद हम इनको बर्बाद कर देंगे। माननीय काशीनाथ जी बीमार है, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे मिशन को आगे बढ़ाएंगे, उद्देश्य तो सिर्फ यही था पीछे मन में। लेकिन हम लोग भी तैयार थे इनके इस वार के लिए। अगर इस वार के लिए तैयार नहीं होते तो शायद वो हम लोगों को परेशान कर ही देते। पर उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक हर चीज का मुकदमा लड़ने के बाद ये उस लेवल तक मुकदमे लड़े हम लोगों ने, जब मानवर काशी राम जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, उनका शरीर पार्टी के कार्यालय में यहां पर रखा हुआ था, और वहां पर क्या हो रहा था, वहां मुकदमेबाजी हो रही थी। हम उनके साथ में, हम उसी दिन उनके परिवार के कुछ लोगों को लेकर के, और अपने ही आपके ही समाज में से लखनऊ में जो MLA कई बार रह चुके, मंत्री भी थे इसमें समाजवादी पार्टी के उस समय, जो क्या नाम उनका, तो इतने बड़े नेता थे, अब तो हम नाम भी, अमर सिंह जी, जहाँ से है, तो वो मंत्री भी थे वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए मंत्री की हैसियत से वो अदालत के अंदर बैठे हुए थे जब वो केस चल रहा था, और मानवर काशी राम जी को लेकर यही उच्च न्यायालय RK चौधरी, ऐसे लोगों का नाम भूलिए, ठीक ही बोल RK चौधरी। तो वो हमसे दुआ सलाम हुई, हमने खास तौर से उनसे पलट के बहस करके हम पलटे, हमने कहा नमस्कार RK चौधरी जी, अच्छा लग रहा है आपको अदालत में देखते हुए, मंत्री बैठा हुआ, कम से कम पैरवी तो करने आए हैं आप मुकदमे। नहीं मैं तो ऐसे खैर बात हो, लेकिन वहां भी उनको सफलता नहीं। इस बात के लिए कोर्ट में गए थे कि मानवर काशी राम जी के शरीर को दाग न दिया जाए और यहाँ से ले न जाने दिया जाए। इस तरह के भी मुकदमे लड़े हैं हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बहन मायावती जी ने। उन्होंने जितना संघर्ष किया है आप लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते। हमने तो स्वयं अपनी आंखों के सामने देखा कि कौन कौन से बैंक के जब पैसे सीज कर लिए थे, उन्होंने पूरी बैंकों के सारे रुपए सीज कर लिए। कहा था अब तो क्या, अब तो घर का खर्चा भी नहीं चल सकता, तो कुछ लाखों में रुपए थे। लेकिन वो भूल गए थे कि अगर
जिस बार 2014 में जब हमारी एक भी पार्टी के पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं मिली थी, तब भी 2,62,00,000 वोट मिले बहुजन समाज पार्टी को। तो इतने अनुयायी जिसके हों, उनको जब सबको मालूम पड़ा पूरे देश में कि उनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है और मानवर काशीराम जी अस्पताल में और उनके पास एक नया पैसा नहीं छोड़ा गया, तो लोगों ने, मैंने, ये तो बहुत छोटा कमरा, इस तरह के 10 कमरों में हलफनामे के साथ में लोगों ने पूरे देश से रुपए भेजे थे और चेकों के माध्यम से, और मानी बहन मायावती जी के नाम से ये रुपए ले गए, हम कंट्रीब्यूशन, छोटा सा कंट्रीब्यूशन, 10 रुपए, किसी 20 रुपए, बहन मायावती का, ये क्या तुम लोग कर रहे हो? उनका नहीं, ये हम लोग भेज रहे हैं। उन्होंने तो 5-10 लाख रुपए सीज किए थे, 15 करोड़ रुपए तो 15 दिन के अंदर आ गए अकाउंट में। उन्होंने कहा ये रुपया कहां से आ गया? हमने कहा आइए इसको भी चेक कर लीजिए। उसका भी मुकदमा चला, फिर इनकम टैक्स वालों ने नोटिस दी, हमने भी कागज सब संभाल के रखे थे। हमने 5 ट्रकों में ये जो हलफनामे आए थे और उसमें सब चीजें थी कि कहाँ कौन से एड्रेस, कौन से अकाउंट से भेज दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वहां हल्ला मच गया कि साहब ये क्या सामान आ गया, इसको कहाँ ले जाएंगे? हमने कहा आपने नोटिस दी, कैसे आया? हमने भेज दिया, संभालिए, आपकी जिम्मेदारी संभालिए। मेरे पास कोई गोडाउन है नहीं, इसके तो पूरी बिल्डिंग इनकम टैक्स ही चाहिए होगी। हमने कहा अभी तो आधे आए हैं, 1/4 आए हैं, जो बाकी आ रहे हैं वो भी आप भेजेंगे। तो लेकिन देखिए, जब जिसके पीछे, जिसने अपना पूरा जीवन इसी चीज में लगा दिया हो, तो उनके साथ में जो लोग हैं उन्होंने तो देखा संघर्ष करते हुए। उन्होंने तो उस समय संघर्ष किया जबकि आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, वोट नहीं डाल सकता, वोट डालने के लिए घर से नहीं निकल सकते थे। और वो यहाँ पर, जहां पर जिस जगह पे था कि अगर वोट डालने के लिए घर का दरवाजा भी खोला तो मार दिए जाओगे, वो खुद निकल करके और पैदल चल करके गई, चलो हम चलते हैं, देखते हैं कौन रोकता है। लेकिन जैसे वो चल रही थी, सैकड़ों संख्या में लोग उनके साथ में, कोई लाठी लेके, कोई डंडा लेके, सब निकल पड़े। देखने कैसे बहन जी सामने निकली तो हम भी साथ में खड़े, कौन छू सकता है? तो वो सब मंजर करते हुए वो आज यहाँ पर पहुंची। लेकिन लोगों को परेशानी क्या है? जो ये लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि उनका तो काम ही धोखा देने का रहा। अगर ये ना होता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी को कभी भी उन्होंने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनने दिया। सबको, सब तो आप लोगों को मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं, इतिहास तो आपको सब पता ही है। लेकिन आज जब दौर है उसमें हम लोगों को जरूरत क्या है? हम लोगों को जरूरत यह है कि हम लोग एक साथ इकट्ठा एकजुट हो। और जिस तरह से अभी मिशन को लेकर के और राहुल जी ने गीत गाया, तो इसको लेकर के आप लोगों के अंदर जब कभी ये हमको, हमारे ऐसे लोगों खास तौर से ये देखने को मिलता है कि आपस में भी कुछ बंटवारा हो रहा है, आपस में भी लोग इधर उधर हो रहे हैं, बहुत अजीब सा लगता है कि हम लोग भी तो लगे हैं। तो हम तो अकेले ही लगे, पूरा परिवार लग गया, जबकि किसी को कोई मतलब नहीं राजनीति से। उनको ये नहीं है कि हमारी पत्नी को कोई चुनाव लड़ना है, हमारे बच्चे को लड़ना है, लेकिन ये कि सिर्फ इसलिए कि बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। क्यों बनाना है? क्योंकि हमने उनकी सोच, उनका तरीका और उनका काम करने का तरीका बहुत नजदीक से देखा है। शायद ही आप लोगों में से किसी ने इतने नजदीक से देखा हो जितना हमको मौका मिला है, इतने नजदीक से देखा। और चाहे महाधिवक्ता के रूप में ना हो, चाहे उसके बाद रहे, हमने तो बहुत नजदीक से देखा। और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने संघर्ष को दिला, वो भी हमने देखा। आप लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत खुशी हुई सब मिला के, अभी राम जी गौतम जी ने भी कहा कि अगर सब इकट्ठा हो जाए तो 70-80 लाख तो आप लोग पहुंच जाएंगे लोगों के बीच में, लोग आसानी से। ये मिशन, ये ध्येय नहीं होना चाहिए। ये अगर हमने सोचा कि हम आप लोगों के लिए खास तौर से कि हम 70 लाख के बीच में पहुंच जाए या 50 लाख पहुंच जाए या थोड़ा और आगे पहुंच जाए, इससे कैसे काम चलेगा हमारा? 2 करोड़ तो वोट हमको पिछली बार, 1,92,00,000 वोट तो हमको पिछली बार पड़े थे। हम 2012 में जब हारे थे तो आधे ही % से तो हारे थे, क्योंकि 1% हमारा वोट कम था समाजवादी पार्टी से, और आधा हमें और मिल जाता हम बराबर होते।
तो और 135 सीटें से ज्यादा तो करीब बहुत थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। 4000 वोट से तो ये आप यहाँ बदल बैठे हैं, नकुल दुबे जी हारे थे। तो इस तरीके से 90,000 वोट पा करके भी 4000 वोट से हार गए। इस तरह से कितनी सीटें हम हारे। नहीं तो 2012 में सरकार तो हमारी ही बनती, लेकिन थोड़ा सा लोग अपना कि अब तो सरकार बन गई है, अब तो क्या है और अब कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग अपना इधर उधर भटक गए, उसका नतीजा भी निकला। लेकिन हम लोग के पास फिर भी 2 करोड़ अगर वोटर हैं जो कि आगे बढ़ाना है हमको। आज कितना 25 करोड़ की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में, और अगर आप 22% से भी ले लीजिए, 24% लीजिए अगर आप, तो कितने आप लोग होते हैं। हम कहते हैं कि आप जोड़ लीजिए, खुद ही जोड़ लीजिए। तो 5 करोड़ 6 करोड़ जहां पर आबादी हो, 6 करोड़ तो दुनिया में बहुत सारे देश है जहां टोटल मिला के 6 करोड़ तो बहुत, कई यूरोप में चले जो नहीं मिलेंगे। तो आप तो 6 करोड़ खुद हैं अपने आप में। आप औरों को अगर छोड़ें, अपने आप में भी देखें तो आपको तो 6 करोड़ के बीच में पहुंचना चाहिए। अच्छा मान लीजिए उसमें से आधे छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं रह गया। 10 साल के बाद हमारी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, 9-10 साल की जो हमारी ग्रैंड डॉटर है, वो तो मोबाइल लेके हमको सिखाती, ये देखो आप ये नहीं देख रहे, ये देखिए ठीक है। आज तो कोई बच्चा नहीं लेगा मोबाइल के मामले में और सोशल मीडिया के मामले में। तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो अस्त्र आपके पास है, उस अस्त्र को कैसे आप इसको फैलाएं, कैसे 50 लाख या 7 लाख में सीमित ना करें। क्यों ना ये हरेक के हाथ में पहुंचे, क्यों ना ये हरेक के पास पहुंचे आपका मैसेज। इस पे आपको बैठ के सोचने की जरूरत है, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम इसको, अगर 5 करोड़ लोग हैं तो 2.5 करोड़ के पास, 3 करोड़ के पास इसको कैसे पहुंचाएं। 2 करोड़ हमारे वोटर हैं, हम उसको कैसे 4 करोड़ पहुंचाएं, इस पे हम लोग सोचते रहते हैं दिन भर। आपको भी ये सोचना चाहिए कि हर एक के पास हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहन मायावती जी की बात, बीएसपी की बात कैसे पहुंचाएं। लोग हम विकास की बात करते हैं, कौन लोग करता है विकास, किसने विकास किया। शासन की बात करते हैं, किसने शासन, हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है, ये शासन। ये क्या यही हम लोगों ने मान लेंगे कि ये बड़ा अच्छा शासन चल रहा है। और जहां तक सवाल उठता है बच्चों का, इनका, जितने आज के रोज जितना ये लोग परेशान हैं, जितना आज बेरोजगारी हो रही है, खाली आप लोगों के बीच बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ है। किसी भी समाज, किसी भी जात का हो, रिजर्वेशन की तो बात ही खत्म कर दी इन्होंने। लगा के कहीं पे अरे रिजर्वेशन वाले ये लोग तो रिजर्वेशन, अरे रिजर्वेशन की बात कहां रहेगी जब नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं तो रिजर्वेशन किस चीज का। 50% जो अनरिजर्व थे उनको तो नौकरी मिलती थी पहले, अब उनकी नौकरी उनसे पूछिए कहां गई नौकरी उनकी। तो अब तो नौकरी ही खत्म कर दी, जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब हाथों में बेच दिया, लोगों को उठा करके जमीन भी बेच दी, आसमान भी बेच दिया, तेल भी बेच दिया, रेल भी बेच दिया, बचा क्या। जितना भी जहां जहां नौकरियां होती थी हाथ में आती थी तो सब बिक गई। तो कहां से रोजगार मिलेगा। बहन मायावती जी की जब सरकार थी तो रोजगार था, क्योंकि चारों तरफ डेवलपमेंट था, चारों तरफ काम था, लोगों को पता ही नहीं कि कितना काम किया। मैं जरूर भेजूंगा आपके पास, मैं अभी तैयार कर रहा हूं, मैं आपको एक भेज दूंगा कि आप लोगों के सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और आपके ग्रुप के सब लोगों को पता तो लगे एक तरफ से कि क्या किया बहन मायावती जी ने 5 साल के अंदर में। उसका अगर एक मिनी स्क्यूल भी 5% भी कोई दिखा दे किसी भी सरकार ने, पहले या बाद में, कि मैंने भी तो किया था या मैंने किया है, तो हम जो कहेंगे वो मान जाएंगे। 29,500 गांव उत्तर प्रदेश के, 29,500 गांव डॉक्टर अंबेडकर गांव को उन्होंने समग्र विकास किया। 29 जिले बनाने का काम किया, कितनी 7 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। नोएडा में भी आपने देखा कितने, हर जिले में नए नए हॉस्पिटल बनाने का काम किया, 5,000 से ज्यादा स्कूल बनाने का, प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया उन्होंने। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उसकी बात हो कि इलाज करने के लिए, स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज के लिए ऐसे ऐसी चीजें की नहीं जो कोई सोच नहीं सकता। आपने देखा है नोएडा में, देखिए किस तरह का स्कूल बना के दिया है, किस तरह का हॉस्पिटल दिया है।
जो कि आम हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल छोड़ दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर है। स्कूल को देख लीजिए जो बनाया गया है, वो स्कूल कैसा बना हुआ है। तो बहन मायावती जी ने जो खाली ये पार्क नहीं बनाया, पार्क तो सिर्फ 2000 करोड़ के बने थे 5 साल में। 2000 करोड़ का हिसाब अगर लगा दें हम, तो जहां पर 10 लाख करोड़ का बजट हो सालाना, और उसमें 5 साल में 2000 करोड़, कितना हुआ। लेकिन सबको परेशानी ये कि ये इनके नाम से क्यों बन गया, नहीं इनके लिए क्यों बन गया, इतना भव्य क्यों बना दिया, ऐसा क्यों बना दिया, जो आंखें फटी आ रही। हम तो गए थे वॉशिंगटन देखने, अब्राहम लिंकन का बड़ा सा, पूरी दुनिया के लोग आते हैं देखने। वहां देख के 10 मिनट के बाद हम, हमारे जो दोनों भाई वहां अमेरिका में रहते हैं, उनसे हमने चलो यहाँ से, बोले क्यों, क्या हो गया। हमने ये छोटी सी चीज देखने के लिए हम आए थे। हमने कहा डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक, और कहा हमारे काशीराम स्मारक, ये छोटा सा एक दिखा रहे हो अब्राहम लिंकन का कि बहुत बड़ा भारी मॉन्यूमेंट है। ये मॉन्यूमेंट तो वहां कोने में नजर आएगा अगर हम लखनऊ वाले में रहते तो कोने में। तो वो चीजें, भव्यता की चीजें की, उनको हमें देखना चाहिए। हम इसके साथ चले जाएं, हम अपनी पर्सनल उसके लिए कि अब वो आ रहा है उसके पीछे लग रहे, या हमको फायदा हो रहा है तो हमने छोड़ दिया। बहुत से लोग हैं जो पार्टियां छोड़ते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और किस लिए जाते हैं उसे पूछा गया, तो इसीलिए जाते होंगे कि हमारा व्यक्तिगत कोई फायदा होने जा रहा है। समाज के फायदे की बात तो नहीं कोई सोच के जाता है। एक भी व्यक्ति जो पार्टी या छोड़ के कहीं जाता है, वो हमसे ये कभी कह दे, या हमने एक दिन कहा मंच में कहा कि हमको आप ये एक आदमी के साथ मिला दीजिए जो पार्टी छोड़ के गया, जो कहे कि हम समाज की वजह से गए। वही कहेगा कि हमें टिकट नहीं मिला, हम तो 3 बार से राज्यसभा के सांसद थे, 4थी बार उन्होंने हमको नहीं बनाया, हमको 2 बार से थे, 3री बार नहीं बनाया, हम मंत्री अगली बार, पिछली बार थे, अगली बार मंत्रिमंडल में नहीं दिया, या हमको टिकट एमएलए का नहीं दिया, हमारे लड़के को नहीं दिया, हमारे पत्नी को नहीं दिया। तो हमारा जो लोग कर रहे हैं, और मेरा और हमारे की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों की क्या पूछे, उनकी बात करना भी बेकार। लेकिन हम लोगों को, खासतौर से आप लोगों को, इन चीजों को ध्यान में इसलिए रखने की जरूरत है क्योंकि आप वो लोग हैं जो लोगों का मन बदल सकते हैं, जो लोगों को मन को टटोल सकते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम लोग तो शहर में जाते हैं, तो गांव में जाते हैं, हम तो वहां जाते हैं और जा करके वहां पर पूछने का काम करते हैं। तो हमारे नौजवान साथी बलिया जो थे, वो तो उन्होंने बताया किस तरीके से कि वहां जाके लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये चीजें जो आप कर रहे हैं, तो वहां पर असली काम तो ये है। कौन सा आप में से कोई बैठा है कह रहा कि हमको एमपी बना दो, या किसी ने तो ये आने कहा कि हमें एमएलए बना दो, तो लेकिन फिर भी आप लगे हुए। तो आप इसीलिए लगे हुए हैं कि आपके जो आने वाले लोग हैं, या आपके जो अभी लोग हैं, उनके बारे में सोच करके ही तो आप शायद लगे हुए हैं। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसको हम लोग भी, हम 2007 में मोहम्मद की सरकार बनी, 22%, 21%, उस पर तो सरकार नहीं बन सकती। सरकार बनाने के लिए हमको 30% के ऊपर तो कम से कम चाहिए। 29% में हम हार गए, 30% में हमारी सरकार बन गई थी। तो हमको अगर ये चाहिए और सरकार बनानी है, तो हमको और लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। हमको ये भी दिमाग में रखना चाहिए, हम लोग इससे विचलित ना हो जाए। कह लीजिए, अब मिश्रा जी तो ब्राह्मणों की बात करने लगे। मिश्रा जी ब्राह्मणों की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो कभी सोचिए। मिश्रा जी ने तो आपके लिए तो जितना बोला है संसद में, तो हमारे पर तो इल्जाम लग गया कि ये तो आपको बता ही रहा था मैं किस्सा, कि बोले साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो राज्यसभा में, मंत्री हो गए अब तो, गुजरात के थे। उन्होंने कहा कि साहब इसके बाद उनका नंबर आ गया हमें बोलने के बाद, तो बोलेगा मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने पूछा था कि आप क्यों नहीं बोलेंगे, बोले नहीं अब ये बातें इन्होंने कह दी, इसके आगे हमारे तो जोड़ने कुछ रह नहीं गया। और रिजर्वेशन पे था, दलितों के संबंध में और रिजर्वेशन में और जनरल डिस्कशन था। तो उन्होंने कहा कि मेरे समझ नहीं आ रहा कि मिश्रा जी रोते हुए और इन्होंने ये सब बातें कर दी जो मैं नहीं सोच पा रहा था। तो मुझे उनसे जवाब, वो बात लेटर में थी, मैंने उनसे कहा कि ये भूल गए कि हम मिश्रा बाद में और एससी पहले। तो हमारे पेरेंट्स ने क्या सोच के रखा मुझे मालूम नहीं, एससी मिश्रा रखा उन्होंने, तो मैं क्या करूं। तो इनको ये बात का जवाब अपने आप मिल गया होगा। खैर वो अपना बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सोचिए कि अगर हम और लोगों को नहीं जोड़ें, उनकी मानसिकता नहीं बदलेंगे, उनकी मानसिकता को ठीक नहीं करेंगे, क्यों गलत मानसिकता के साथ में समाज में लोग रहे। हम अगर 10 लोगों को भी ठीक कर सकते हैं, तो हमें लगेगा हमने बड़ा काम कर दिया।
कि ये क्या तुम ऊंच नीच की बात करते हो, क्या ये कि हम ब्राह्मण हैं तो ये और इसकी बात करते हो। तो अगर इसको खत्म कर सकें, इसको खत्म करने में हमको सफलता मिले तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा काम तो यही होगा। वरना हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों में, राजनीति और ये वो सब करने की। हम तो वकालत के पेशे में अभी से नहीं, अब तो 45 साल हो गए। हमारे पिताजी तो चीफ जस्टिस रहे, गवर्नर रहे, हमारे चचा हाई कोर्ट जज रहे, हमारे सगे बड़े भाई हाई कोर्ट जज रहे, हम सीनियर एडवोकेट 25 साल से हैं राजनीति में। तो अब आए जब बहन मायावती जी हमको लेकर गए महाधिवक्ता बना करके, उसके बाद से। लेकिन वकालत तो 10-12 लाख रुपए रोज की आमदनी तो हो ही जाती थी आराम से, तो हम फिर वापस क्यों ना चले जाए, क्या जरूरत। हम तो महाधिवक्ता भी रह लिए, चेयरमैन बार काउंसिल भी रह लिए, सब कुछ रह लिए। आज भी पहले 22 जूनियर थे, आज भी 15-16। लेकिन क्या अगर आए हैं तो कुछ सोच के आए, उद्देश्य से अगर आई गए हैं तो फिर समाज के लिए भी तो करें। और खुशी हमको होती है जब हमने देखा कि 2007 में 5 से 7 के बीच में पूरे प्रदेश में घूमे तो मानसिकता बदली, भाईचारा बना, उसका नया नाम पूरे देश में पहली बार पड़ा सोशल इंजीनियरिंग। कहाँ था सोशल इंजीनियरिंग बात, उसी से तो सोशल इंजीनियरिंग पैदा हुई। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या, यही तो है कि आप लोग आपस में मिलिए और ये जो आपस का चीज है ये खत्म करिए, ऊंच नीच वाली। ये कौन सी जमाने में जी रहे हैं, कौन क्या फर्क है हम में और आप में। तो यही समझाने की कोशिश अगर करी, और उसके बाद खुशी इस बात की कि लोग हमारे साथ में आए, लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 22% का अगर हमारे पास वोट था, बढ़ करके 30 पहुंचा। अब की बार फिर हमने शुरुआत की, पूरे 74 जिले घूम के आए, 75 जिले की मीटिंग करी हमने, और हर जिले में गए, 27,000 किलोमीटर गाड़ी चले। लेकिन यह खुशी की बात यह है कि फिर जो लोग भटक गए थे, जो इधर उधर घूम गए थे, उनको फिर समझाने का मौका मिला। और अब की बार पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ मिल करके वो लड़ेंगे, और अब की बार खुद निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी प्रताड़ित थे और हमारे साथ बहुत तेजी से जुड़े, और इतनी तेजी से जुड़े कि अब की बार मुझे बिल्कुल यकीन है कि अब की बार हम लोग हर जरूर से जरूर, अब की बार ये मीडिया कुछ भी कहता रहे, ये दिखाने के काम कुछ भी कहते हो, हम जितने भी अभी इन लोगों ने कॉन्क्लेव किए थे उसमें जवाब भी देने का हमने ये काम किया उनको। हमने कहा आप कुछ दिखाते रहो, अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की 2007 से ज्यादा और वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनेगी। तो इसी के साथ में मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं हूँ, कुछ लोग और भी वेट कर रहे हैं, और राहुल जी बार बार इशारा भी कर रहे हैं कि जो है इसको आगे के लिए दूसरे लोगों के लिए करिए। लेकिन ये कि मैं आपसे फिर ये अनुरोध करूंगा कि आपका, हमने बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों को लगता है